दोस्तों रिसेंटली मैंने द अनबॉर्न नाम की एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी देखी है जो कि 2009 में रिलीज़ हुई थी। अगर रेटिंग्स की बात करी जाए तो IMDb पर इसे मिले हैं 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पर इट्स ओनली 10% फ्रेश विद ऑडियंस स्कोर ऑफ 30%। अब इस मूवी की रेटिंग्स इतनी ख़राब क्यों हैं तो ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम केसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ विजन्स नज़र आते थे। केसी को एक रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता था जिसकी आंखें ब्राइट ब्लू कलर की थी और कुछ अजीब डॉग्स भी उसे नज़र आते थे। केसी अपने पड़ोस में मैटी नाम की एक बच्चे को बेबी सिट करती थी और मैटी का एक छोटा सिबलिंग भी था। एक दिन मैटी अपने सिबलिंग को मिरर दिखा रहा था। जब केसी वहां आती है तभी मैटी अचानक से उस मिरर से केसी पर ही हमला कर देता है और बहुत क्रीपी तरीके से उससे बोलता है कि जम्बी अब पैदा होना चाहता है। अब ये घटना केसी के लिए थोड़ी शॉकिंग थी क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा आम तौर पर ऐसा बिहेव नहीं करता है, पर उस मिरर से केसी को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई थी। यहाँ से सीन नेक्स्ट डे केसी के कॉलेज पे शिफ्ट होता है जहाँ हमें उसके कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि केसी की बेस्ट फ्रेंड का नाम है रोमी जो कि बहुत ही सुपरस्टिशियस थी। केसी के बॉयफ्रेंड का नाम था मार्क और मार्क काफ़ी चिल इंसान था। यहाँ केसी रोमी को मैडी के साथ हुआ इंसिडेंट बताती है। केसी की बातों को सुनकर रोमी यहाँ बताती है कि किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को 1 महीने तक अपनी परछाई मिरर में नहीं देखनी चाहिए वरना उस बच्चे की मौत हो जाती है। सभी लोग रोमी की इस बात को मजाक में उड़ा देते और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन केसी के साथ कुछ सुपर नेचुरल घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे रात में मिरर में नॉक होने की आवाज़ें आना, ब्राइट ब्लू आंख वाले बच्चे के विजन्स लगातार आना आदि इत्यादि। इतना ही नहीं, केसी रियलाइज़ करती है कि उसकी आंखों का रंग अब चेंज होना शुरू हो गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब था। केसी तुरंत मार्क के साथ डॉक्टर से मिलने जाती है जहाँ डॉक्टर उसकी आंखों के डिजिटल पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उन पिक्चर्स के जांच करने के बाद डॉक्टर केसी से कहते हैं उसे टेट्राग्रामेटिक चेमरिज्म हुआ है जिससे एक इंसान पर उसके ट्विन के सेल्स का प्रभाव होने लगता है जिसके कारण उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है। अब ये बात भी बड़ी अजीब थी क्योंकि केसी का तो कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर था ही नहीं। अब इस बात की तह तक जाने के लिए केसी अपने फादर के पास जाती है जहां फादर से उसे पता चलता है कि केसी असल में एक ट्विन थी, पर जन्म से पहले ही केसी का ट्विन उनकी माँ के गर्भ में ही मर गया था क्योंकि उसके गले में केसी का एम्बिकल कॉर्ड फंस गया था। ये बात केसी को आज तक बताई नहीं गई थी। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि केसी की माँ मरने से पहले मेंटली अनस्टेबल हो गई थी जिस कारण उन्होंने खुद को ही समाप्त कर लिया था। केसी की माँ जिनका नाम जेनेट था, उन्होंने अपने अनबॉर्न बेबी का नाम जम्बी रखा था। और अगर आपको याद हो तो मैटी ने भी केसी के सामने जम्बी का नाम लिया था, पर मैटी को जम्बी के बारे में कैसे पता हो सकता है तो इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। अपने फादर की सारी बातें जानने के बाद केसी को लगता है कि उसका अनबॉर्न ट्विन उसकी ज़िंदगी को हॉन्ट कर रहा है जो कि अब वापस जिंदा होना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मैटी का न्यू बॉर्न सिबलिंग की डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये कि रोमी की बात सही थी। केसी अब बहुत डर गई थी और अब वो अपने मॉम की पुरानी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्री वगैरह सब देखना शुरू कर देती है। यहाँ केसी को एक पुरानी फ़ोटो मिलती है जिसमें वो उसी लाइट ब्लू आँख वाले बच्चे को देखती है जिसके विजन्स केसी को आया करते थे। जब दूसरे डॉक्यूमेंट चेक करती है तो उसे सोफी कोज़मा नाम की औरत के बारे में पता चलता है जो केसी की माँ के साथ ओल्ड एज होम में थी। केसी तुरंत रोमी के साथ ओल्ड एज होम पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात सोफी कोज़मा से होती है। केसी यहाँ सोफी से अपनी माँ के बारे में बात करने की कोशिश करती है पर सोफी यहाँ केसी को भगा देती है।
यहाँ केसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी, इसीलिए वो थोड़ा चिल करने के लिए रोमी और मार्क के साथ एक क्लब जाती है। क्लब के वॉशरूम में किसी को एक सिंबल दिखाई देता है जो कि आँख का था, जिस पर लिखा हुआ था, इन द किंगडम ऑफ ब्लाइंड वन आई मैन इज द किंग। मतलब अंधों के राज्य में एक आँख वाला ही राजा होता है। तभी इस आँख वाले सिंबल से ढेर सारे बग्स वगैरह केसी पर अटैक कर देते हैं। केसी चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके फ्रेंड्स वॉशरूम में आते हैं, पर वहाँ सब कुछ गायब हो चुका था। इसका मतलब ये कि बग्स अटैक भी केसी का एक हैलुसिनेशन था। उसी रात केसी को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें वही ब्लू आँख वाला बच्चा केसी के पेट के अंदर अपना हाथ डाल रहा था। केसी हड़बड़ाकर जाग जाती है और तभी केसी को सोफी कोज़्मा का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। केसी तुरंत सोफी के पास पहुंचती है, जहां सोफी उसे बताती है कि सोफी उसकी ग्रैंड मदर है। इतना ही नहीं, सोफी आगे बताती है कि केसी को जिस ब्लू आँख वाले बच्चे के नाइटमेयर्स आते हैं, वो असल में सोफी का ट्विन ब्रदर हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी ट्विंस पर अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया करते थे, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान सोफी का ट्विन ब्रदर मारा जाता है। लेकिन एक डिबुक ने सोफी के ट्विन ब्रदर को वापस जिंदा कर दिया। जिंदा होने के बाद वो बिल्कुल ही बदल गया था। सोफी के भाई की आंखें ब्लू कलर की हो गई थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी इविल एंटिटी के वश में था। सोफी ने खुद अपने भाई को मारकर इस डिबुक को रोक दिया था, पर तब से ही ये डिबुक वापस इंसानी दुनिया में वापस आना चाहता था। इसी डिबुक के कारण केसी की माँ भी मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को समाप्त कर लिया था, और अब ये डिबुक केसी को परेशान कर रहा है। इन सभी बातों को सुनकर केसी पूछती है कि आखिर इतने सालों बाद ये डिबुक वापस इस दुनिया में कैसे आया। तो इसका जवाब सोफी अंदाज़ा लगाकर कहती है कि डिबुक को लिविंग और डेड वर्ल्ड को क्रॉस करने में टाइम लगता है, और फिलहाल ये डिबुक काफ़ी कमज़ोर है, पर धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सोफी यहाँ केसी को सजेशन देती है कि केसी को अपने घर के सारे मिरर्स तोड़कर उसे जला देना होगा। जलने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसे ज़मीन के नीचे गाड़ कर उसे अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इन सब के अलावा सोफी केसी को एक हैम्सा एमुलेट यानी कि तावीज़ देती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो उस बुरी आत्माओं से उसकी रक्षा करेगी। आखिर में सोफी केसी को राबी सेंडेक नाम के इंसान के बारे में बताती है, जो कि केसी की एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने में मदद करेगा। केसी तुरंत राबी सेंडेक से मिलने जाती है, जहां वो उन्हें एक बुक ऑफ मिरर देकर अपनी सारी कहानी सुनाती है। अब ऑब्वियसली उन्हें केसी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता, पर वो बुक ऑफ मिरर्स को, जो कि हिब्रू भाषा में था, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोमी की कार से मैटी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस हादसे में मैटी को एक खरोच तक नहीं आई थी। मैटी यहाँ एकदम से पजेस होकर रोमी को वार्न करता है कि अगर उसने केसी की मदद करने की कोशिश की तो ये डिबुक उसे मार डालेगा। यहाँ रोमी समझ गई थी कि केसी के साथ ज़रूर कुछ न कुछ तो सुपरनैचुरल हो रहा था। वो तुरंत सारी बात केसी को बताती है। वहीं दूसरी तरफ ये डिबुक थोड़ा स्ट्रांग हो गया था, तो वो सोफी के ओल्ड एज होम में उस पर अटैक कर देता है। यहाँ उस एंटिटी ने एली नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को पजेस कर लिया था, जो अजीब तरह से अपना सर उल्टा करके सोफी को खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, राबी को अपने लॉज में एक उल्टे सिर वाला डॉग दिखाई देता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि केसी के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया था। सोफी के डेथ के बाद केसी ट्रॉमेटाइज हो गई थी, और वो समझ गई थी कि इस एंटिटी का अगला अटैक रोमी पर होने वाला था। लेकिन इससे पहले केसी रोमी को वार्न कर पाते, ये डिबुक मैटी को पजेस करके रोमी पर अटैक करवा देता है। यहाँ मैटी रोमी को स्टैप कर देता है, और उसे बचाने के लिए केसी और मार्क वहाँ पहुँचते हैं, पर तब तक ये डिबुक रोमी को ही पजेस करके उसे मार देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम केसी, मार्क और राबी को देखते हैं, जो कि ये डिसाइड कर रहे थे कि ये लोग केसी का एग्जॉर्सिज्म उसी हॉस्पिटल में करेंगे जहाँ केसी की मदर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इस एग्जॉर्सिज्म में आर्थर नाम के प्रीस्ट भी राबी की हेल्प करने वाले थे।
इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए इन्हें 10 लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि 10 लोग 10 उंगलियों को दर्शाते हैं और 10 लोगों की हेल्प से एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाया जा सकता है और राबी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते जिससे ये एंटिटी इनके सामने आती। तो देर रात 10 लोगों के साथ ये एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है और कुछ ही देर में ये डेबुक इन सब पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं और ये एंटिटी प्रीस्ट आर्थर को ही प्रोसेस कर लेता है। यहाँ आर्थर मार्क पर अटैक कर देते हैं, पर मार्क किसी तरह उन्हें मार कर बेहोश कर देते हैं। अब ये डेबुक मार्क को ही पोजेस कर लेता है और यहाँ मार्क केसी पर अटैक कर देता है। केसी अपने बचाव में उस हैम्सा एम्यूलेट से जो सोफी ने उसे दिया था उससे मार्क की गर्दन पर स्टैप कर देती है और एंड टाइम पर राबी वहाँ पहुंचकर एग्जॉर्सिज्म पूरा कर देते हैं। एग्जॉर्सिज्म पूरा होते ही डेबुक इस दुनिया से चला जाता है, पर यहाँ मार्क भी नहीं बच पाता और इसकी जान चली जाती है। मार्क की डेथ से केसी बहुत दुखी होती है, पर अब केसी उस डेबुक से आज़ाद हो चुकी थी। मूवी के एंड सीन में हमें पता चलता है कि केसी मार्क के बच्चे की माँ बनने वाली थी और यही वजह थी कि डेबुक इसकी लाइफ में अब आया था। यहाँ केसी ट्विंस को जन्म देने वाली थी और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अनबॉर्न मूवी की कहानी और ऑनेस्ट रिव्यू दो तो मुझे खुद ये मूवी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मूवी की कहानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखा जाए तो मूवी में एंड आते आते काफ़ी कियोस मच गया था, इसीलिए इस मूवी की रेटिंग्स भी इतनी ख़राब थी। मुझसे इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, बस इसीलिए मैंने इस मूवी को कवर किया। आप भी मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के लिए मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसी कहानी और एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।